जब भी हम किसी जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं तो इतने सारे नाम दिमाग में आते हैं। डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी। एसएसपी, हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। और ये अक्सर कंफ्यूज कर देती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी उलझी हुई मशीन है। बिल्कुल, और ये उलझन होना स्वाभाविक भी है। लेकिन देखिए, इस मशीन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब आम आदमी के लिए इसकी क्या अहमियत है? अरे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है। सरकार की कोई योजना हो, जमीन का कोई मामला हो, या शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हो? एकदम सही, सब कुछ इसी ढांचे के जरिए होता है। तो आज हमारा मिशन यही है। हम्म, हम इस प्रशासनिक मशीन को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हाँ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिले का असली मुखिया कौन है, और सबसे दिलचस्प बात कि कैसे एक ही इंसान अलग अलग काम करते हुए अलग अलग नामों से जाना जाता है। और आज की हमारी ये सारी बातचीत एक बहुत ही अच्छे वीडियो पर आधारित है, जो इसी पूरे सिस्टम को बहुत आसान भाषा में समझाता है। तो कहाँ से शुरू करें? रास्ता बहुत साफ है। हम शुरुआत करेंगे जिले के सबसे बड़े अधिकारी की 3 अलग अलग भूमिकाओं से। ये वो चाबी है जिससे आप देखिए पूरा ढांचा समझ में आ जाएगा। अच्छा। और फिर हम प्रशासन के 3 सबसे बड़े पिलर्स, रेवेन्यू, डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, इनके अंदर अधिकारियों की पूरी चेन को समझेंगे, मतलब गांव के सबसे छोटे कर्मचारी से लेके जिले के सबसे बड़े अफसर तक। बहुत बढ़िया। तो चलिए सीधे जिले के मुखिया यानी जिला अधिकारी पर आते हैं। हम्म। ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक सीनियर अधिकारी। पर यहाँ एक पहेली है, एक ही व्यक्ति एक ही दफ्तर, लेकिन उसके 3 अलग अलग टाइटल हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस पूरे सिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू है। अब ऐसे सोचिए कि एक ही व्यक्ति के पास 3 अलग अलग टोपियां हैं। टोपियां, हाँ, और वो काम के हिसाब से अपनी टोपी बदल लेता है। जब वो जमीन के रिकॉर्ड्स, टैक्स वसूली, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा काम करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी कहलाता है। ठीक है, यानी जब जमीन और पैसे की बात हो तो वो कलेक्टर है। और दूसरी टोपी? दूसरी टोपी है विकास की। जब वही अधिकारी सरकारी योजनाओं को लागू करवाता है, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवाता है, मतलब डेवलपमेंट का काम देखता है, तब वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीओ, या ज्यादातर राज्यों में सीडीओ। हाँ, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीडीओ कहलाता है। और तीसरी भूमिका, ये तो शायद हम सबने सबसे ज्यादा सुनी होगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाली। बिल्कुल सही। जब जिले में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस अधिकारी पर आती है, तब वो अपनी तीसरी और सबसे पावरफुल टोपी पहनता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम बन जाता है। तो एक ही आईएएस अधिकारी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तीनों की भूमिका निभाता है। जरूरत के हिसाब से। एक मिनट, यूं एक बात समझनी है मुझे। ये सिर्फ नाम का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? मतलब एक ही व्यक्ति को 3 नाम देने की जरूरत क्या थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन कैसे? हर भूमिका के साथ उस अधिकारी की जिम्मेदारियां और शक्तियां पूरी तरह बदल जाती हैं। कलेक्टर के तौर पर उसकी पावर जमीन और रेवेन्यू से जुड़ी है। हम्म। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर उसकी शक्ति विकास योजनाओं के फंड को मंजूरी देने और उन्हें लागू करवाने में है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर उसे जिले में शांति बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियां मिलती हैं, जैसे कर्फ्यू लगाना या धारा 144 लागू करना। अच्छा, तो ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि पावर का इस्तेमाल सही काम के लिए हो। बिल्कुल, ये व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उस कुर्सी के बारे में है जिस पर वो उस वक्त बैठा है। वाह, चलिए तो फिर कलेक्टर की कुर्सी से शुरू करते हैं और राजस्व विभाग के अंदर की दुनिया को समझते हैं। हाँ, इसका मुख्य काम तो हुआ जमीन की नापतोल, खसरा खतौनी बनाना, लगान वसूलना। हाँ, ये सारे काम। लेकिन जाहिर है कलेक्टर अकेले तो ये सब कर नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक पूरी टीम है, एक पूरी चेन है जो गांव के स्तर से शुरू होती है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहला कौन है इस चेन में? सबसे जमीनी स्तर पर गांव में होता है पटवारी या लेखपाल। अच्छा, पटवारी। ये वो व्यक्ति है जो असल में जमीन पर जाकर नापजोक करता है, फसल का ब्यौरा रखता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। ये इस पूरी चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। और पटवारी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? पटवारी अपनी रिपोर्ट देता है कानूनगो को। इन्हें रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहते हैं। कानून गो, इनका क्या काम है? कानूनगो का काम कई पटवारियों के काम की जांच करना और उनकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके आगे बढ़ाना है। वो एक तरह से क्वालिटी चेक ऑफिसर है। ठीक है, तो पटवारी से रिपोर्ट कानूनगो तक पहुंच गई। इसके आगे? कानूनगो से ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं तहसीलदार के पास। तहसीलदार अपनी तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। तहसील मतलब जिले का एक हिस्सा। हाँ, प्रशासन की सहूलियत के लिए एक जिले को कई तहसीलों या डिविजन्स में बांटा जाता है। तहसीलदार जमीन से जुड़े मुकदमों की सुनवाई भी करता है। और तहसीलदार के ऊपर यहाँ एसडीएम का रोल आता है ना? बिल्कुल, तहसीलदार अपनी रिपोर्ट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को देता है। एसडीएम को असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, वो अपने सब डिवीजन का प्रमुख होता है और तहसीलदार के फैसलों के खिलाफ अपील भी सुनता है, और फिर अंत में ये सारी जानकारी एसडीएम से पहुंचती है जिले के मुखिया। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो ये पूरी चेन कुछ इस तरह बनी, पटवारी, फिर कानूनगो, फिर तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम और शिखर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जी, और इस संरचना का असली महत्व इसके इंफॉर्मेशन फ्लो में है। इन्फॉर्मेशन फ्लो? हाँ, ये सिस्टम पक्का करता है कि गांव के एक छोटे से खेत का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से जांचा परखा और सही तरीके से जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचे। ये सिर्फ ऊपर से नीचे ऑर्डर देने का सिस्टम नहीं है। बल्कि नीचे से ऊपर तक सटीक जानकारी पहुंचाने का भी एक तरीका है। बहुत ही कुशल तरीका है। सही। तो राजस्व विभाग का काम तो समझ आ गया, लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ हिसाब किताब रखना तो नहीं है। लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। बिल्कुल, और यहीं पर जिला अधिकारी अपनी कलेक्टर की टोपी उतारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की भूमिका में आता है। एकदम सही, विकास विभाग का उद्देश्य ही यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। और पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी। हाँ, और जो हमारे जरूरी दस्तावेज होते हैं जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वो बनवाना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। तो इस विभाग की टीम कैसी होती है? क्या इसका पदानुक्रम भी राजस्व विभाग जैसा ही जटिल है? नहीं, इसका पदानुक्रम याद रखना बहुत आसान है। इसमें एक बहुत सीधा पैटर्न है। अच्छा, देखिए, जिला स्तर पर होते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी सीडीओ। ठीक है, जिले के मुखिया हो गए सीडीओ। जिले के नीचे जो ब्लॉक होते हैं वहां होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ। बीडीओ, नाम तो बहुत सुना है। और सबसे निचले स्तर पर यानी गांव में विकास का काम देखते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या वीडीओ। तो सीडीओ, बीडीओ और वीडियो,
ये तो सच में आसान है। हाँ, कुछ बड़े राज्यों में डीडीओ यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी होते हैं, जो सीडीओ और बीडीओ के बीच की कड़ी होते हैं। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। विकास तो बहुत बड़ा शब्द है, इसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। समाज कल्याण भी है। हाँ, तो क्या एक ही अधिकारी जैसे बीडीओ इन सभी चीजों को देख सकता है? वो तो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, वो अकेले सब कुछ नहीं करता। सीडीओ एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। और उसके ऑर्केस्ट्रा में कई विशेषज्ञ संगीतकार होते हैं। बिल्कुल, जिले की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था देखने के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ। अच्छा, और शिक्षा के लिए भी ऐसे ही स्पेशलिस्ट होते होंगे? हाँ, शिक्षा के लिए तो 2 स्तर पर होते हैं। प्राइमरी स्कूलों की देखरेख के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, और बड़े स्कूलों के लिए? 9वीं से 12वीं तक के बड़े स्कूलों के निरीक्षण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस हाँ, होते हैं। अच्छा। इसी तरह समाज कल्याण योजनाओं जैसे स्कॉलरशिप और वृद्धावस्था पेंशन को लागू करने के लिए समाज कल्याण अधिकारी होते हैं। ये सभी एक्सपर्ट सीडीओ को रिपोर्ट करते हैं। तो हमने जमीन का हिसाब देख लिया, विकास की योजनाएं भी समझ ली, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब जिले में अमन चैन हो। बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक ना हो तो ना विकास हो सकता है, ना ही रेवेन्यू कलेक्शन। और यहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की सबसे जानी मानी और शक्तिशाली भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, और यहाँ का ढांचा थोड़ा अलग है, अलग कैसे? क्योंकि इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक जुगलबंदी की तरह। इस जुगलबंदी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जिला स्तर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तो हो गए डीएम, जी, तो पुलिस की तरफ से उनके जोड़ीदार कौन होते हैं? बड़े जिलों में डीएम के साथ होते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी, और अगर जिला छोटा हो तो? वहां होते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। जिले के टॉप पर ये 2 अधिकारी डीएम और एसएसपी या एसपी मिलकर कमान संभालते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर डीएम और एसपी की जोड़ी हो गई। अब जिले के नीचे यानी सब डिवीजन के लेवल पर? वहां भी यही जोड़ी काम करती है, बस पद छोटे हो जाते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। और पुलिस की तरफ से उनके साथ होते हैं डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी। और सबसे निचले स्तर पर जहां आम आदमी का सबसे ज्यादा काम पड़ता है यानी थाना। सब डिवीजन के अंदर कई थाने होते हैं। थाने का इंचार्ज होता है इंस्पेक्टर या एसएचओ। एसएचओ का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। हाँ, जो आमतौर पर एक 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। और थाने के नीचे भी कई पुलिस चौकियां होती हैं जहां एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बैठते हैं। तो ये पदानुक्रम भी बिल्कुल साफ है, लेकिन अक्सर हम बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई या लखनऊ के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ एसपी या एसएसपी की जगह पुलिस कमिश्नर का नाम सुनाई देता है। ये कमिश्नरेट सिस्टम क्या है और ये सामान्य व्यवस्था से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। जिन जिलों की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है और जहां क्राइम ज्यादा जटिल होता है, बड़े शहरों में जैसा होता है, हाँ, वहां कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाती है। तो इसमें बदलता क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव आता है। सामान्य व्यवस्था में पुलिस के पास अपनी शक्तियां तो होती हैं, लेकिन कई जरूरी मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां, जैसे धारा 144 लगाना, कर्फ्यू का आदेश देना या किसी प्रदर्शन पर बल प्रयोग की फाइनल परमिशन देना, ये सब डीएम के पास होती हैं। अच्छा, तो पुलिस को डीएम के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में एसएसपी, एसपी का पद खत्म हो जाता है और उनकी जगह डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी और सबसे ऊपर पुलिस कमिश्नर सीपी होते हैं। और शक्तियां? इस सिस्टम में मजिस्ट्रेट की कई शक्तियां डीएम से लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। मतलब बड़े शहरों में कानून व्यवस्था पर तुरंत एक्शन लेने के लिए पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। तो इसका फायदा तेजी से फैसले लेना है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? बिल्कुल, इसका फायदा है तेजी और पुलिस का स्वतंत्र रूप से काम कर पाना, लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि इससे शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है। कैसे? डीएम के रूप में एक सिविल अधिकारी का नियंत्रण पुलिस पर कम हो जाता है। इससे पुलिस के ज्यादा शक्तिशाली और कम जवाबदेह होने का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि तेजी और नियंत्रण में से किसे ज्यादा प्राथमिकता दें। जी, ये एक बड़ी बहस है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने इस उलझी हुई मशीन को काफी हद तक सुलझा लिया है। हमने शुरुआत एक अधिकारी से की और देखा कि कैसे वो हालात के हिसाब से कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की 3 अलग-अलग टोपियां पहनता है। और हमने देखा कि हर टोपी के साथ उसकी एक पूरी टीम है। राजस्व विभाग में पटवारी से कलेक्टर तक की चेन, विकास विभाग में वीडियो से लेकर सीडीओ और उनके साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के विशेषज्ञ, और कानून व्यवस्था में डीएम और एसपी की जोड़ी, जो बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम का रूप ले लेती है। बिल्कुल, ये पूरी संरचना ये पक्का करती है कि प्रशासन की पहुंच गांव की जमीन से लेकर शहर की सड़कों तक हो और हर स्तर पर किसी न किसी की जवाबदेही तय हो। ये जटिल जरूर है, पर इसके पीछे एक तर्क है, एक व्यवस्था है। सही। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में आता है, जो श्रोताओं के सोचने के लिए है। बताइए। हमने देखा कि एक ही पद जिलाधिकारी पर कितनी ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। रेवेन्यू, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ। बिल्कुल। ये पद असल में ब्रिटिश राज की देन है, जिसे उस समय जिले पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया। बिल्कुल। तो आज के लोकतांत्रिक भारत में सोचने वाली बात यह है कि एक ही अधिकारी में इतनी शक्तियों का होना प्रशासन के लिए एक ताकत है जो उसे कुशल बनाता है, या ये एक चुनौती है जो उसे जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली बना देती है।